नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, पटना की सड़कों पर ये पोस्टर या ये होर्डिंग, आजकल पटना क्या बिहार के बहुत से शहरों में ये होर्डिंग्स इस तरह के दिख रहे हैं, जिसमें प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी के नेताओं को लेकर बहुत बड़े बड़े दावे किए गए हैं कि वो कितने भ्रष्टाचारी है, कितने बड़े क्रिमिनल्स हैं, इस तरह की चीज़ें। और प्रशांत किशोर, आपको मालूम है, तीसरी फोर्स बनने की कोशिश कर रहे हैं बिहार के चुनाव में इस वक्त। और प्रशांत किशोर के खिलाफ ये पोस्टर या बैनर कांग्रेस ने या आरजेडी ने या लेफ्ट ने नहीं लगाए। ये पोस्टर बैनर बीजेपी ने लगाए हैं प्रशांत किशोर के खिलाफ। जी हाँ, वो बीजेपी जिसको लेकर कहा जाता प्रशांत किशोर उनके लिए बैटिंग करते, प्रशांत किशोर उनकी बी टीम। जब प्रशांत किशोर ने ऐलान किया कि वो बिहार में चुनाव लड़ेंगे, तो एक बात कही जा रही थी कि भाई प्रशांत किशोर नुकसान पहुंचाएंगे, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को नुकसान पहुंचाने के लिए ही चुनाव लड़ रहे हैं। धीरे धीरे सारे टीवी चैनल उनके इंटरव्यूज लगातार कर रहे हैं और उन्हें एक तीसरी फोर्स के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। हालांकि कुछ एक का कहना है कि ये ओवर एस्टिमेट किया जा रहा है या ओवर प्रोजेक्ट किया जा रहा है प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर इतनी बड़ी ताकत है नहीं अभी बिहार में, आने वाले समय में हो सकते हैं। लेकिन आपको एक साल पीछे जाना होगा। एक साल पीछे याद कीजिए, जब हमारे जो मीडिया चैनलों के सर्वे आए थे, जब बता रहे थे कि मोदी जी को 400 पार इस बार बीजेपी को मिलेगी, सरकार 400 पार लेके आएगी, तब उस दावे को पुख्ता करने का काम प्रशांत किशोर कर रहे थे। पहले सर्वे होते थे, उसके बाद सभी चैनल प्रशांत किशोर के इंटरव्यूज कर रहे थे और प्रशांत किशोर भी बड़ी पुख्ता आवाज में ये कह रहे थे कि मोदी जी पहले से ज्यादा नंबर लेके आएंगे। बड़े बड़े दावे किए थे प्रशांत किशोर ने। हालांकि उस वक्त अपने पॉलिटिकल उसकी तैयारी कर चुके थे। बाद में क्या हुआ, बाद में प्रशांत किशोर भी झूठे निकले, गोदी मीडिया के सर्वेज हैं वो तो निकलते ही झूठे। तब एक बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि प्रशांत किशोर आज भी मोदी से दूर नहीं है। जी हाँ, मोदी को द मोदी बनाने वाले जो लोग हैं उनमें से सबसे बड़ा नाम अगर कोई आता है वो प्रशांत किशोर का आता है। प्रशांत किशोर उस वक्त गुजरात में उनके एडवाइजर थे। उसके बाद चाय पे चर्चा और ये सब जब प्रधानमंत्री के लिए वो चुनाव लड़ रहे थे, प्रधानमंत्री के दावेदार बन गए थे, ये सारे प्रोग्राम प्रशांत किशोर और उनके दिमाग के आइडियाज थे, जिसे मोदी जी ने खूब अच्छे से निभाया। और मोदी जी इतने बड़े फिगर बन गए इस देश की राजनीति में, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। उसके बाद ममता बनर्जी के साथ भी काम किया, नीतीश कुमार के साथ भी काम किया, अमरिंदर सिंह, वाईएसआर, बहुत लोगों के साथ प्रशांत किशोर ने काम किया। कांग्रेस के साथ जुड़ने की कोशिश की, उत्तर प्रदेश में किया, फेल हुए। फिर कांग्रेस में अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन जो वो मांग रहे थे वो राहुल गांधी ने मंजूर नहीं किया, इसलिए वो कांग्रेस में नहीं घुस पाए। वरना कांग्रेस का पावर सेंटर बनने की कोशिश करे थे। और अगर प्रशांत किशोर कहीं उसमें कामयाब हो जाते तो आज आपको राहुल गांधी चेहरा तो दिखते, लेकिन कांग्रेस का कंट्रोल करते प्रशांत किशोर दिखते। केसी वेणुगोपाल तो शायद सीन में ही कहीं नहीं होते। वो नहीं हुआ। उसके बाद फिर वापस हमेशा से प्रशांत किशोर के बातचीत में और उसमें एक मोदी जी और बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर जरूर दिखा। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ऐसा हुआ है कि प्रशांत किशोर ने अपने सारे तीर बीजेपी की तरफ कर दिए। प्रशांत किशोर लगातार बिहार के बीजेपी नेताओं को निशाना बना रहे हैं, खास करके हरीश चौधरी और उप मुख्यमंत्री सम्राट को। सम्राट चौधरी को लेकर और हरीश चौधरी को लेकर उन्होंने बहुत खुलासे किए, बहुत कुछ किया। उधर से सम्राट चौधरी और हरीश चौधरी ने भी प्रशांत किशोर पर खूब हमले किए। उनकी फंडिंग को लेकर सवाल उठा, उनकी पार्टी के पास पैसा कहां से आ रहा है। कल प्रशांत किशोर ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हिसाब दिया लोगों को कि भाई मेरे पास कहां से पैसा आ रहा है पार्टी के पास। उन्होंने पूरा हिसाब रख दिया। लेकिन ये जो बैनर पोस्टर वॉर है, ये साफ बताती है कि अब बीजेपी वर्सेस प्रशांत किशोर चीजें पहले जैसी नहीं रही, बहुत आगे बढ़ गई हैं। इसलिए प्रशांत किशोर सम्राट चौधरी को तो बाकायदा क्रिमिनल तक कहने से नहीं हिचकिचा रहे। सिर्फ हत्या के अभियुक्त नहीं है। बिहार में पुरानी पत्रकारिता करने वाले लोग, आपने शिल्पी गौतम के रेप और हत्याकांड की कहानी सुनी होगी। आपने सुना होगा कि लालू जी के जंगल राज का जब चरम सीमा था
जितनी यहाँ माताएं बहनें हैं, जो पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग हैं, स्वच्छ छवि वाले बिहार में रहने वाले लोग हैं, याद कर लीजिए शिल्पी गौतम रेप और मर्डर केस, जिसमें एक डॉक्टर के लड़के को और शिल्पी गौतम के साथ ऐसा आरोप लगा था कि उनके साथ सामूहिक बलात्कार और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। साधु यादव पर उसका आरोप लगा था, बड़ी हंगामा हुआ, सीबीआई में केस गया। मैं आपके माध्यम से आज पूछ रहा हूं कि क्या अभी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उस केस में संदिग्ध अभियुक्त के तौर पर नामजद थे या नहीं थे, ये प्रेस में वो बता दें, उसके बाद हम उसका डॉक्यूमेंट आपको जारी करेंगे। इनका सीबीआई ने इनको अभियुक्त के तौर पर इनकी जांच की थी कि नहीं, उस मुकदमा में इनको नामजद संदिग्ध बनाया गया था कि नहीं, ये सीधा आपको बता रहे हैं। ये आए और ये पूरा केस तब के भाजपा के नेता सुशील कुमार मोदी जी ने उठाया था, और तब सम्राट चौधरी यही साधु यादव और राजद के गैंग के हिस्सा थे। और अब वो बता दें, हम इतना ही बोल रहे हैं, अभी से भी गांधी जी ने कहा है गलती हो गई तो आकर माफी मांग लो, आकर बताइए कि उस केस में आप अभियुक्त के तौर पर आपको सीबीआई ने आपकी जांच की थी कि नहीं की थी, आपके सैंपल टेस्ट लिए गए थे कि नहीं लिए गए थे, आपके उस घटना में क्या संलिप्तता है नहीं है, ये बताइए। अब देखिए, अगर प्रशांत किशोर बीजेपी के नेताओं को, बीजेपी के बड़े चेहरों को टारगेट कर रहे हैं, उन पे निशाना साध रहे हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाने में कामयाब होते हैं, तो फायदा किसका होता है? फायदा होता है उसी का जो दो बिल्लियों की लड़ाई में जिसका फायदा होता है, यानी फायदा होगा आरजेडी और कांग्रेस को। क्योंकि उधर जो नीतीश कुमार है, जेडीयू है, वो कोई इतनी बड़ी ताकत अब बची नहीं है, वो दिख रहा है। अब ऐसे में कांग्रेस आरजेडी को ये डर था कि प्रशांत किशोर अगर वोट काटेंगे तो उनका भी वोट काटेंगे, ज़्यादा उनका काटेंगे, बीजेपी एंड उसका जेडीयू का कम काटेंगे। लेकिन अब जब खुल के ऐलान कर दिया प्रशांत किशोर ने बीजेपी के खिलाफ, तो इसका मतलब है प्रशांत किशोर ने सीधा मोदी जी के खिलाफ खुल के ऐलान कर दिया। मोदी जी इसलिए क्योंकि बीजेपी ने हर बार की तरह इस बार भी बिहार को लेकर भी यही तय किया है कि बिहार में बीजेपी मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। अब जब मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा और प्रशांत किशोर बीजेपी पर निशाना लगाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि प्रशांत किशोर मोदी जी पर निशाना लगाएंगे। यानी बिहार में अब मोदी वर्सेस पीके की लड़ाई धीरे धीरे और तेज होती नजर आ रही, क्योंकि प्रशांत किशोर के कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तेवर थे, उस तेवर से तो कहीं नहीं लगता कि आने वाले समय में प्रशांत किशोर ये शांत होने वाले हैं या बीजेपी को लेकर नर्म रुख अपनाने वाले हैं। ये बात तो तय है कि उन्होंने आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू तीनों को छोड़ के अब निशाने पर बीजेपी को ही रोजाना लेना शुरू कर दिया है। और प्रशांत किशोर की बीजेपी को लेकर जो बातें वो करते हैं, उसको लेकर लोग थोड़ा सा मतलब दूसरी नज़र से देखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रशांत किशोर वो आदमी है जो बीजेपी के अंदर रहे हैं, ये तो बीजेपी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए उनकी बातों में दम दिखता है, इसलिए लोग प्रशांत किशोर की बातों को ध्यान से देखते हैं। इधर कांग्रेस और आरजेडी भी तमाशा देख रही है। किसी ने बीच में ये खबर चलाई थी, अब पता नहीं इस खबर में दम है या नहीं, कि प्रशांत किशोर ने शायद, या आरजेडी ने या किसी ने भी महागठबंधन की तरफ से ये संकेत दिए हैं कि प्रशांत किशोर के साथ एक ऐसा कुछ तालमेल हो सकता है कि अगर प्रशांत किशोर कहीं पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारते हैं या आरजेडी या कांग्रेस मुस्लिम उम्मीदवार उतारती है, तो प्रशांत किशोर वहां मुस्लिम उम्मीदवार नहीं देंगे। यानी कि एक जो वोट कटने का डर है, उस वोट कटने को बचाने की बहुत कुछ स्कीम्स चल रही है। यानी इनडायरेक्टली अगर उधर 3-4 पार्टियां अगर लड़ रही हैं, जेडीयू, बीजेपी और रामविलास पासवान और जीतन राम मांझी की पार्टी, तो इधर भी फिर अब डायरेक्टली तो महागठबंधन है ही, जिसमें 5-6 पार्टियां हैं। इनडायरेक्टली प्रशांत किशोर का भी अगर साथ मिलेगा, तो बिहार की बाजी जो ऑलरेडी काफ़ी हद तक जेडीयू, बीजेपी के हाथ से निकलती दिख रही है, वो बाजी कंप्लीटली उनके हाथ से निकल जाएगी। क्योंकि चाहे जितना भी, एक चीज़ तो सभी एक्सपर्ट मान रहे हैं कि प्रशांत किशोर 8 से 10% वोट ले सकते हैं,
और 8 से 10% वोट अगर छीन गया किसी भी एक साइड का, तो वो गेम पलटने के लिए बहुत है, क्योंकि पिछली बार शायद 12,000 या 22,000 कितने का डिफरेंस रहा था दोनों तरफ, इतने टोटल वोट का फर्क पड़ा था, टोटल सारे, जिसके इतने वोटों से बीजेपी जेडीयू सत्ता में आई। तो ये कहानी है इस बार बिहार का, इसलिए मैंने कहा था एक दिन पहले भी आपको कि बिहार का चुनाव इस बार बड़ा इंटरेस्टिंग है। बिहार का चुनाव पहले जैसा नहीं है जहां जाति, धर्म और इसके नाम, जातियों के नाम पर खास करके एकदम ब्लाइंडली लोग पीछे चल पड़ते थे। इस बार ऐसा चुनाव बिहार में नहीं दिख रहा है। बिहार में इस बार चुनाव जाति है, जाति मुद्दे हैं, इसीलिए कांग्रेस भी ईबीसी का मुद्दा उठा रही है, इसीलिए आरजेडी भी अपने वोट को मजबूत कर रही है, इसीलिए एमवाई समीकरण जो बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको मजबूत करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सिर्फ वो बड़ा मुद्दा नहीं रह गया, इसके साथ बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार, इस तरह के मुद्दे भी बहुत बड़े तौर पर उभर रहे हैं। और साथ में एक मुद्दा और उभर रहा है, गुजरात वर्सेस बिहार का। मोदी जी लगातार बिहार को लेकर नई नई योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं, महिलाओं को 10,000 तक दे दिया, लेकिन वो सवाल नहीं दबा कि गुजरात को बड़े बड़े उद्योग और बिहार को मजबूत ट्रेनें और ये सब मजदूर ट्रेनें, यही सब मिलेगा। ये भेदभाव क्यों? इस सवाल का जवाब न बीजेपी दे पा रही है, न जेडीयू दे पा रही है, और न इस सवाल का जवाब प्रशांत किशोर के पास भी है। इनफैक्ट कांग्रेस और आरजेडी को जवाब देना नहीं है, उन्हें तो ये सवाल उठाने वालों के साथ खड़े होना है। इसलिए इस बार बिहार का चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग है, और इस बिहार के चुनाव को लेके राष्ट्रीय राजनीति पर जो फर्क पड़ेगा वो तो मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ। आज फिर से अगर उस पर छेड़ूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, सुबह सुबह का वीडियो, उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन बिहार के चुनाव के नतीजे से राष्ट्रीय राजनीति एक नए दौर में एंटर करेगी, नए, यानी उसको कह सकते हैं आप, नया पन्ना उसका खुलेगा, और नए पन्ने में कहानियाँ हमेशा नई होती है या पुरानी कहानी का नया चैप्टर होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।